कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र अध्याय 2 सरल रेखा में गति। तो आज हम इसमें गति के बारे में समझेंगे, किस किस तरह की गति होती है, सरल रेखा की गति कौन सी होती है। यहाँ पर यदि पेन ही है, यदि मैं इसको ऐसे गति कर दिया तो जो भी इस कागज के सापेक्ष इसमें गति हो गई, मतलब पेन यहाँ थी, कागज यहीं का यहीं रह गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, गति। और गति को देखने के लिए कम से कम दो चीज़ें होना चाहिए कि हम किसके सापेक्ष उसको देख रहे हैं और कौन सी चीज़ उसके सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यांत्रिकी क्या कहलाती है। यहाँ पर हम यांत्रिकी की बात करेंगे। ये भौतिकी की शाखा होती है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी होती क्या है, इसके अंतर्गत हम बल के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं और इनके बीच संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। क्योंकि किसी भी वस्तु में को जब हम गति में लाते हैं तो उसमें बल लगाना पड़ता है, या गति को रोकते हैं तो बल लगाना पड़ता है, या दिशा बदलते हैं तो बल लगाना पड़ता है। तो बल और गति के बीच के संबंधों को दर्शाने वाली जो भौतिकी की शाखा होती है उसे यांत्रिकी कहते हैं। ये मैकेनिक्स कहला गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले भाग की, ये है स्थैतिकी, स्टैटिक्स। ये स्थैतिकी होती क्या है, तो इसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे ये कागज ही है, मान लीजिए इस टेबल के सापेक्ष कैसा है, ये स्थिर है और इसके बारे में ही हम अध्ययन करना चाहते हैं कि इसमें कितना बल लग रहा है, क्या ये गति में है, नहीं है। तो जब हम यहाँ पर स्थिर वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, स्थैतिकी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध गतिकी की। तो शुद्ध गतिकी क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो ये है शुद्ध गतिकी या काइनेमेटिक्स। तो हम यहाँ पर गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन वो कैसे गतिशील हुई, उसमें कितना बल लगा होगा, न लगा होगा, इसका हम ध्यान नहीं देते हैं। शुद्ध गतिकी में हम बल का ध्यान नहीं देते, केवल गतिशीलता को ही समझते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शुद्ध गतिकी को हम देखते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं। यांत्रिकी में बल और गति, इसके दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पर स्थैतिकी में हम स्थिर वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और शुद्ध गतिकी में हम क्या करते हैं, गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ गतिकी की, ये डायनेमिक्स। शुद्ध गतिकी क्या है और गतिकी में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर बात कर लेते हैं गतिकी। तो ये भी गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, गति किसके कारण हुई उसको हम जानना चाहते हैं। तो गतिशीलता भी, गतिशील वस्तु का अध्ययन करेंगे और इसका कारण जानेंगे। तो हम इस शाखा को क्या कहेंगे, गतिकी कहेंगे। तो चलिए, शुद्ध गतिकी में हम क्या करते हैं, केवल गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसका कारण क्या है वो हम नहीं समझते। लेकिन गतिकी में हम क्या करते हैं, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और उसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु, ये गत्यावस्था क्या होती है, गत्यावस्था, इसको हम जो है वो भी कह सकते हैं गत्यावस्था, मोशन। ये मोशन होता क्या है, तो यदि कोई वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं, गत्यावस्था कहते हैं। जैसे ये पेन रखी हुई है और यहाँ पर ये पेन रखी हुई है, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करके इधर की आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हुए यहाँ तक आई, तो ये क्या कहला गया, गत्यावस्था कहला गया। तो गत्यावस्था का मतलब यही है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसे गत्यावस्था कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विराम अवस्था। तो ये, इसको हम कहेंगे रेस्ट है ये। तो जो रेस्ट वाला पार्ट है, विराम अवस्था है, उसमें कोई वस्तु किसी के सापेक्ष स्थिर रहती है। जैसे कागज के सापेक्ष ये पेन यहाँ रखी है, मान लीजिए 2 मिनट बाद भी यहीं रखी हुई है, 3 मिनट बाद भी यहीं रखी हुई है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमेशा विराम अवस्था वाली विराम अवस्था में होती है, गत्यावस्था वाली गत्यावस्था में होती है। तो जो गत्यावस्था होती है और विराम अवस्था होती है, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब ये है कि हमारा नज़रिया क्या है। मान लीजिए हम किसी बस में बैठे हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह का जो है
बस है। अब इस बस में कोई यात्री बैठा है, यहाँ पर बैठा है, उसका साथी यात्री यहाँ पर बैठा है, इस तरह से। अब ये कोई दो लड़के यहाँ पर बाहर खड़े हैं, तो जब ये देखेंगे इनको तो ऐसा लगेगा कि बस आगे जा रही है, और जब ये इनको देखेंगे तब लगेगा कि ये बच्चे पीछे जा रहे हैं। मान लीजिए बस का ये मोशन इस साइड है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जब ये बच्चे देखते हैं तो ये किस में है, रेस्ट में, ये बोलते हैं किस में, मोशन में। अब यदि हम उल्टा कहें, यदि बस वाला इनको देखता है तो अपने आप को किस में पाते हैं, रेस्ट में, और इनको क्या पाते हैं, मोशन में। तो इस तरह से ये नज़रिया है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा हमको ऐसा लगता है कि ये एक सिरे से होकर के दूसरे सिरे की ओर जाता है, और पृथ्वी हमको स्थिर लगती है। लेकिन यही चीज हम जब चंद्रमा में चढ़ के देखेंगे तो चंद्रमा हमको स्थिर लगेगा, और जो पृथ्वी है वो हमको कैसे लगने लगेगी, गतिशील लगने लगेगी। तो इस तरह से गत्यावस्था और विराम अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, और इसको हम किसके सापेक्ष मापन करते हैं वो हमको देखना है। इसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पर घूर्णी गति। अब गतियों के भी प्रकार होते हैं। घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन क्या है, यदि किसी चीज को आप इस तरह से घुमा दें, मान लीजिए ये घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो एक ही जगह पर यदि कोई वस्तु ऐसे 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 घूम रही है, या ऐसे ऐसे एक ही वस्तु इस तरह से घूम रही है, तो घूमती हुई वस्तु के गति को हम क्या बोलते हैं, घूर्णी गति बोलते हैं। इनका एक अक्ष होता है। जैसे ये पेन है, अब इस पेन को मैं मान लीजिए ऐसा कर लेता हूं कि, तो ये पेन की जो निब है, ये नोक है, ये इसका क्या कहलाया, अक्ष कहला गया। अब हम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस तरह से ये जो गति होती है, कौन सी गति कहला गई, ये गति कहला गई घूर्णी गति। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, ये दोलनी गति क्या होती है। तो दोलनी गति अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। जैसे मान के चलिए मेरे पास ये मैं कुछ ले लिया हूं, अब यहाँ पर क्या है, जब ये अपनी स्थिर अवस्था में यहाँ पर है तो ये इसका क्या कहला गया, ये माध्य स्थिति कहला गया। अब मैं इसको इस तरह से यदि गति कराता हूँ तो ये इधर और उधर जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये किस प्रकार की गति हो गई, दोलनी गति हो गई। अब यहाँ पर सामान्य गति, जनरल मोशन भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु घूर्णी भी करती हो और उसमें स्थानांतरित गति भी होती जाती हो, आगे बढ़ती जाती हो, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, तो ये आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है। तो इसमें दो दो गतियां हैं, एक घूर्णी गति है और दूसरा स्थानांतरीय गति है। स्थानांतरीय गति में क्या होता है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। तो यहाँ पर ये जब हम ऐसा इसको चलाते हैं तो इसमें घूर्णी गति और स्थानांतरीय गति दोनों हो जाती हैं। जैसे आपका साइकिल का पहिया है तो पहिया घूर्णन भी करता है, लेकिन सड़क में आगे भी बढ़ता है, स्थान भी बदलता है, तो इसमें दो दो गतियां हो जाती हैं। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, सामान्य गति कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यार बिंदु वस्तु की, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होती क्या है। तो बिंदु वस्तु समझते हैं। बिंदु वस्तु क्या होती है, जब हम बहुत दूर हो जाते हैं, अपने आई साइट से, आंखों के हिसाब से हम किसी वस्तु से बहुत दूर हैं, तो वो वस्तु हमको एक छोटी दिखने लगती है, और उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ से पृथ्वी से हम सूर्य को देखते हैं, जबकि सूर्य कई गुना पृथ्वी से बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, तो उस वस्तु को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु वस्तु। कहना चाहिए कि उसकी लंबाई की तुलना में उसका आकार कैसा हो, कम हो। लंबाई ज्यादा हो, आकार कम हो, तो ऐसी वस्तु को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु वस्तु। तो इसी तरह से मान लीजिए कोई कार है, और कार आपके घर के सामने खड़ी है, तो कार है, लेकिन आपसे 200 किलोमीटर दूर चली गई, तो कार का आकार और दूरी में बहुत अंतर हो गया, माने दूरी बहुत ज्यादा हो गई, तो उस कार को क्या मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। तो बिंदु वस्तु वही होता है जिसकी दूरी की तुलना में जो उसका आकार है वो कैसा हो, बहुत छोटा हो जाए, तो उसे हम बिंदु वस्तु कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संदर्भ बिंदु की। संदर्भ बिंदु क्या होता है, इसको समझते हैं। तो संदर्भ बिंदु को भी समझ लेते हैं। जहां से किसी वस्तु के गति का, उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है, उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेल रखा, इस सेल से ये जो लॉकेट है कितना डिस्टेंस पर है, ये जो टॉर्च का ढक्कन है ये कितना डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नाप रहे हैं, तो ये जो है ये क्या कहलाया, संदर्भ बिंदु कहला गया। संदर्भ बिंदु का मतलब है
किसी वस्तु को कहाँ से हम माप रहे हैं। मान लीजिए अब इन तीनों वस्तुओं को हम अलग अलग रख दिए। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट रख लिए। अब इस पॉइंट से हम इसको भी नाप रहे हैं, इस पॉइंट से इसको भी नाप रहे हैं, इसको पॉइंट से इसको भी नाप रहे हैं। तो इस बिंदु को हम क्या करते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु से वस्तुओं का मापन करा जाता है, स्थिति का पता लगाया जाता है, गति का पता लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्तीय प्रणाली की। तो कार्तीय प्रणाली क्या होती है, ये दिशा ज्ञात करने का एक तरीका होता है। इसको समझ लेते हैं। इसमें 3 अक्षों को माना जाता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ आगे की ओर भी दिशा हो सकती है, ऊपर की ओर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 अक्ष हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये कार्तीय प्रणाली कहलाती है। इस कार्तीय प्रणाली में इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये ऑरिजिन कहलाया। एक जो ये है ये एक्स दिशा का कहला गया, ये वाई दिशा कहला गई, और ये क्या कहला गई, जेड दिशा कहला गई। इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक दिशा ये ऊपर की ओर जा रही है, ये एक दिशा इधर की ओर जा रही है, और ये जो जेड वाला है ये लाइन इधर खींचे, लेकिन ये है किस तरह से, बाहर की ओर। इस तरह से ये 3 दिशाओं को व्यक्त करने की जो व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, कार्तीय प्रणाली कहते हैं। तो इसमें जो 3 अक्ष होते हैं वो परस्पर आपस में लंबवत होते हैं। तो ये जो तीनों लंबवत हैं, जैसे ये भाई मैं सेल रखा था, अभी जो मेरे पास है वही रख देता हूँ, ये सेल रख दिया, ये सेल रख दिया, तो ये 2 अक्ष हो गए, इनके बीच का कोण कितना है, 90 है। और ये मैं तीसरा रख दिया, इनके बीच का कोण भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये 3 दिशाओं को व्यक्त करते हैं, इसे ही हम कार्तीय प्रणाली कहते हैं। तो यदि आपको आगे की पढ़ाई करना है, इसी तरह से जो है लाइव क्लासेस में देखना है, तो आप जो है LK फिजिक्स के नाम से प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, ऐप है। इस ऐप को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना है, और जिस कोर्स में आप शामिल होना चाहते हैं उस कोर्स में जो है आप शामिल हो सकते हैं। या आपको 11th का फिजिक्स पढ़ना है, 12th का फिजिक्स पढ़ना है, उसको सब्सक्राइब करें, उसकी कुछ फीस है, उस फीस को पे करें और बड़े आराम से पूरी साल भर का सिलेबस आप ले सकते हैं उसमें। थैंक यू।